बहजोई महाविद्यालय बहजोई की यूट्यूब चैनल पर मैं मनीषा आपका होम साइंस की क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। यह क्लास बीए थर्ड ईयर की गृह विज्ञान की छात्राओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने प्रसारकर्ता यानी एक्सटेंशन वर्कर का क्या कार्य होता है, उसके क्या गुण होते हैं, इस बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ग्रामीण विकास कार्यक्रम क्या होता है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शासकीय स्तर पर सघन रूप से ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर बल दिया गया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने भारत में आर्थिक नियोजन का आरंभ सन 1951 में किया। इसी के क्रम में सन 1954 में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए सामुदायिक विकास योजना तथा राष्ट्रीय प्रसार सेवाओं का सूत्रपात हुआ। पंचवर्षीय योजनाएं बनी जिनका लक्ष्य गांवों का सर्वांगीण विकास था। कृषि प्रधान देश होने के कारण गांवों की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है और ग्रामीण आर्थिक समृद्धि कृषि कार्य तथा संबंधित व्यवसायों की उन्नति पर ही निर्भर है। हमारे देश में कृषि उपज को बढ़ाने के लिए पश्चिमी देशों की तरह वैज्ञानिक प्रयत्न हुए। हमारा अगला पॉइंट है हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति क्या होती है, कब शुरू हुई थी, इस बारे में हम पढ़ेंगे। कृषि विकास कार्यक्रम को एक आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने हेतु हरित क्रांति का आविर्भाव हुआ। भारत में 1964 से 65 से कृषि क्षेत्र में तकनीकी विधाओं का प्रयोग तेजी से होने लगा। इसके अंतर्गत उन्नत बीजों का प्रयोग, सिंचाई के उन्नत साधनों का व्यवहार, रासायनिक उर्वरकों, खादों तथा कीटनाशक दवाओं का प्रयोग प्रमुख था। हरित क्रांति के प्रथम चरण में गहन कृषि जिला कार्यक्रम लागू किया गया। 3 जिलों का चयन हुआ, रायपुर जो मध्य प्रदेश में है, शाहाबाद जो बिहार में स्थित है तथा अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। बाद में इसका विस्तार 16 अन्य जिलों में किया गया। कार्यक्रम के अच्छे परिणाम मिले और कृषि की उन्नत तकनीकों का प्रयोग, उन्नत खाद बीज का प्रयोग, सिंचाई साधन इत्यादि दृष्टिगोचर से हुआ। हरित क्रांति के अंतर्गत जिन मुख्य बिंदुओं पर बल दिया गया वह निम्न प्रकार हैं। तो हमारा अगला पॉइंट आता है अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग। इसके अंतर्गत धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार एवं बाजरा का चयन किया गया था। सन 1982 से 83 तक इसे 4 करोड़ 77 लाख हेक्टेयर भूमि पर लागू किया गया था। गेहूँ की कई नई किस्में विकसित की गईं तथा सर्वाधिक सफलता गेहूँ की खेती को प्राप्त हुई। चावल, मक्का तथा अन्य अनाजों की किस्में भी विकसित की गईं। पंजाब, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश में उन्नत खेती सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ। हमारा अगला पॉइंट है बहुफसल। बहुफसल क्या है, इस बारे में हम पढ़ेंगे। हरित क्रांति के अंतर्गत बहुफसल कार्यक्रमों को अपनाया गया। इसमें कम समय में पककर तैयार हो जाने वाली फसलें बोई जाती हैं। धान की उन्नत किस्में 90 दिनों में तैयार हो जाती हैं। इसी प्रकार मक्का और गेहूं की भी खेती की जाती है। हमारा अगला पॉइंट है लघु सिंचाई यानी भारतीय किसान मौसम और वर्षा पर निर्भर रहा करते थे। समय पर वर्षा नहीं होने से खेती और फसल प्रभावित होती थी। अतः लघु सिंचाई के लिए भूगर्भ जल परियोजनाओं को लागू किया गया, जिसमें पंप सेट, ट्यूबवेल आदि की व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट है उर्वरकों का प्रयोग। हरित क्रांति में उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया गया। देश में रासायनिक खाद की वृद्धि के लिए नए कारखाने लगाए गए, आयात की नीति अपनाई गई तथा पुराने कारखानों का विस्तार किया गया। यूरिया, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फेट आदि खादों को व्यवहार को खूब बढ़ावा दिया गया। हमारा अगला पॉइंट है कृषि उत्पादनों का मूल्य निर्धारण। कृषकों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए यह एक आवश्यक कदम था। कृषकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य दिलाने तथा उन्हें शोषण से मुक्त करने के लिए आवश्यक था कि सरकार द्वारा मूल्यों को संरक्षण प्राप्त हो
और वे गिरने नहीं पाए। यह कार्य कृषि मूल्य आयोग का सौंपा गया। हमारा अगला पॉइंट है विभिन्न निगमों की स्थापना। कृषकों के हितार्थ राष्ट्रीय बीज निगम, कृषि उद्योग निगम, सहकारी विकास निगम, भारतीय खाद्य निगम इत्यादि का गठन किया गया। हमारा अगला पॉइंट है ऊष्मा कृषि को बढ़ावा। वर्षा तथा सिंचाई सुविधाओं के अभाव में कृषकों को काफ़ी परेशानी होती तथा आर्थिक विषमताओं को झेलना भी पड़ता। अतः कृषकों को ऊष्मा खेती के लिए प्रेरित किया गया तथा संबंधित प्रशिक्षण भी दिया गया। हमारा अगला पॉइंट है पौधे संरक्षण तथा कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग। फसलों को कीटों से होने वाली हानि से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग आवश्यक रहता है। फसलों को रोग से बचाने के लिए भी कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना पड़ता है। इसकी जानकारी एवं उपलब्धता कृषकों को प्रदान की गई। हमारा अगला पॉइंट है पशुपालन का विकास। हरित क्रांति के अंतर्गत पशु नस्ल में सुधार, पशुओं की रोगों से रक्षा, उनका रखरखाव आदि पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही मुर्गी पालन, भेड़ पालन, सुगर पालन, मत्स्य पालन जैसे सह व्यवसायों को भी बल दिया गया। हमारा अगला पॉइंट है भूमि सुधार एवं संरक्षण। भूमि संरक्षण के लिए भी अनेक उपाय किए गए। इनमें भूमि के कटाव को रोकना प्रमुख था। अगला पॉइंट है अंत्योदय कार्यक्रम। अंत्योदय कार्यक्रम कब शुरू हुआ था इस बारे में हम पढ़ेंगे। 2 अक्टूबर सन 1977 को स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण ने ग्रामीणों के लाभ के लिए एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जिसका लाभ सबसे अधिक निर्धन परिवारों को मिल सके। इसे अंत्योदय के नाम से जाना जाता है। राजस्थान सरकार ने इस कार्यक्रम को सबसे पहले लागू किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के निर्धन परिवारों को चुनकर उन्हें निम्न प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। नंबर 1, कृषि योग्य भूमि का आवंटन, स्वरूपी रोजगार आरंभ करने की सुविधा, वृद्धावस्था पेंशन। हमारा अगला पॉइंट है ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम यानी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। क्या होता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक निर्धनता से जूझने के लिए हमारे देश में ऐसी योजनाएं की आवश्यकता अनुभव की गई जिससे बेरोजगारी दूर हो सके। सन 1977 में प्रस्तुत योजना आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 48% तथा नगरीय क्षेत्रों में 41% लोग गरीबी की सीमा रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इनके लिए रोजगार सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक था। इसमें 4 कार्यक्रम बनाए गए। नंबर 1 है काम के बदले अनाज कार्यक्रम। नंबर 2 स्वरोजगार हेतु ग्रामीण युवाओं के निमित्त प्रशिक्षण कार्यक्रम। नंबर 3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। नंबर 4 ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार की गारंटी से संबंधित कार्यक्रम। काम के बदले अनाज कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा अप्रैल 1977 में आरंभ किया गया। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों द्वारा निर्देशित किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन श्रमिकों तथा बेरोजगार निर्धनों को रोजगार देने की योजना बनाई जाए तथा जो श्रमिक इन योजनाओं से काम करें उन्हें मजदूरी का हिस्सा अनाज के रूप में प्रदान किया जाए। यह योजना गांव के छोटे और निर्धन कृषकों का लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई जो वर्ष में कई महीने बेकारी में काटते हैं अथवा भूमिहीन होते हैं। इन स्थानों पर बाढ़ नियंत्रण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण, वन विकास, सिंचाई परियोजना आदि पर काम चल रहे थे। वहाँ के गाँवों के बदले अनाज कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर चलाया गया था। स्वरोजगार हेतु ग्रामीण योजनाओं के निमित्त प्रशिक्षण, यह 15 अगस्त 1979 को इसका शुभारंभ आरंभ हुआ था। इसका उद्देश्य 3,500 रुपये प्रति माह से कम आमदनी वाले परिवारों में से 18 से 35 आयु वर्ग के ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित करना था जिससे वह अपना व्यवसाय चलाकर जीविकोपार्जन कर सकें। इस कार्यक्रम की विशेषताएं इस प्रकार थीं। नंबर 1, प्रत्येक विकासखंड से प्रति वर्ष 40 युवकों को प्रशिक्षण देना। नंबर 2, प्रशिक्षण के दौरान युवकों को मासिक निधि, भत्ते, उपकरण तथा कच्चा माल मुहैया कराना। नंबर 3, प्रशिक्षित युवकों को व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता एवं ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना। नंबर 4, व्यवसाय स्थापित करने के बाद यदि आवश्यकता होती है तो उच्चतर
प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, यह अक्टूबर 1980 में आरंभ किया गया था। यह केंद्र तथा राज्य सरकारों को मिला जुला प्रयास था तथा कार्यक्रम के खर्च का वहन भी आधा आधा होता था। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित उद्देश्य थे। नंबर 1, रोजगार की अतिरिक्त सुविधाओं में वृद्धि करना। नंबर 2, सामुदायिक संपत्ति निर्माण। नंबर 3, ग्रामीण अति निर्धन वर्ग के आर्थिक स्तर में सुधार। नंबर 4 है ग्रामीण भूमिहीनों के लिए रोजगार की गारंटी से संबंधित कार्यक्रम। सन 1883 से 84 में लागू किया गया था। इसके उद्देश्य निम्नलिखित थे। नंबर 1, प्रत्येक ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के एक सदस्य को कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी देना। नंबर 2, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास हेतु ग्रामीणों को संपत्तियों का निर्माण। हमारा अगला पॉइंट है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के आरंभ से निर्धन ग्रामीणों के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए, जिनके लघु कृषक विकास एजेंसी, सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम इत्यादि प्रमुख थे। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, यानी समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से इसे जाना जाता था। नंबर 1 है सीमांत कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, महिलाओं तथा दस्तकारों के लिए लाभकारी रोजगार तथा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। नंबर 2, विकास तथा टेक्नोलॉजी के सहारे स्थानीय उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम उपयोग। नंबर 3, कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में आत्मनिर्भरता लाना। हमारा अगला पॉइंट है कार्यक्रम की गतिविधियाँ। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। प्रोजेक्ट क्षेत्र में कृषकों तथा उद्योग कर्मियों के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोलना। कृषि एवं कुटीर उद्योग से जुड़े व्यक्तियों के लिए ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराना। कृषि मौसम विकास तथा वन विद्या केंद्र खोलना। नंबर 4, महिलाओं के लिए स्वरोजगार से निमित्त प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना। नंबर 5, स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण। नंबर 6, बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्था। नंबर 7, क्षेत्र में कार्यरत कार्यक्रम से संबंधित व्यक्तियों को आवास सुविधाएं प्रदान कराना। अगला पॉइंट है कार्यक्रम की उपलब्धियां। कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या थी, इस बारे में हम पढ़ेंगे। सन 1980 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को पूरे देश में लागू कर दिया गया। छठी योजना में इस कार्यक्रम को 150 लाख परिवारों को सहायता दी गई। ऐसा अनुमान है कि प्रत्येक विकासखंड में औसतन 3000 परिवार लाभान्वित हुए। व्यय के दृष्टिकोण से छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम था, जिस पर कुल 4730 करोड़ रुपए खर्च हुए। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कुछ अन्य कार्यक्रम भी चलाए गए, जो बच्चों, महिलाओं, प्रौढ़ शिक्षण, स्वास्थ्य सुधार, पोषण आदि से संबंधित है। इसमें अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम इत्यादि उल्लेखनीय हैं तथा इनकी चर्चा गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा अनुभाग में की गई है। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की चर्चा पिछले अध्याय में विस्तारपूर्वक में की जा चुकी है। हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी बच्चों को मेरा धन्यवाद।